ये जो 30 लाख का खिलाड़ी देख रहा है, तुझे लग रहा है कि भाई ये कोई नॉर्मल खिलाड़ी है? ऐसी वैसी बात ना है लाडले, स्काउटिंग का कमाल है। ये जो 30 लाख में हमने उठाया है ना, देखना 2026 में ये बंदा पर्चे काटेगा, सबके पर्चे काटेगा भाई। ये स्टील है हमारे लिए। लेकिन सच कह रहा हूँ, ये जो 8 करोड़ लगाया ना इस खिलाड़ी पर, भाई ये 8 रुपए का खिलाड़ी नहीं है यार। क्या सोच के मैनेजमेंट ने इस पर इतने पैसे लगा दिए यार। ऐसे डिस्कशंस किए होंगे ना आपने, जरूर किए होंगे अपने दोस्तों के साथ। आईपीएल 2026 ऑक्शन के खत्म होने के बाद हर एक टीम की 22 को देखते हुए आपने अपनी फेवरेट टीम को एनालाइज किया होगा, और आज इसी एनालिसिस को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। आईपीएल 2026 ऑक्शन में जितनी टीमों ने जो भी बाइस किए हैं, उनमें क्या है उनकी स्टील बाई और क्या है नॉट सो गुड बाई। अब वैसे तो मैं कहने वाला था वर्स्ट, लेकिन वर्स्ट टर्म ना बड़ा ज़्यादा हार्श हो जाता है, तो फिर बाद में अगर उस बंदे ने परफॉर्म कर दिया तो सारी टीमों के फैंस सब कुछ याद रखते हैं, बाद में मेरी रलैया हो जाएगी। तो इससे बेटर यह है कि भैया सीधा बोल दो नॉट सो गुड बाई। बाकी तुम लोग तो समझदार हो ही। आखिर कौन से हैं हर टीम में ये दो खिलाड़ी, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। शुरुआत करते हैं टकलू अंकल की सुप्रीमेसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स टीम से। और पहली ही टीम मैंने ऐसी उठा ली थी कि मेरी फटके 4 हो गई। अब स्टील डील भैया क्या बताऊं, जिस टीम में सारे खिलाड़ी ही स्टील डील ही हो। शुरुआत में ही आपको पता है टकलू अंकल आए थे ऑक्शन में, और उन्होंने डेविड मिलर, बेन डकेट और पृथ्वी शॉ को भी अंत में उठाया, जो कि मेरे लिए तो 75 लाख में बहुत बेहतर ऑप्शन है। एक अनपॉपुलर ओपिनियन, पर पृथ्वी शॉ एट जस्ट 75 लाख इज अ स्टील। मतलब मैं सच बोलूं तो मैं बेन डकेट और पृथ्वी शॉ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। लॉजिक मुझे बेन डकेट कह रहा था, पर मेरा जो दिल है वो पृथ्वी शॉ कह रहा था। और तुम्हें तो पता है कि भाई तुम्हारा एनालिस्ट है, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया फक लॉजिक। हम तो भैया दिलदार आदमी है, दिल वाली बात करेंगे। सो आई एम गोइंग विद पृथ्वी शॉ। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस भाई का कमबैक सीजन इज लोडिंग, एंड 2026 में 75 लाख में ये खिलाड़ी ना 7.5 करोड़ वाले काम करने वाला है। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट, और इसीलिए मैं इनको स्टील मानूंगा। हालांकि आप बेन डकेट को भी सेम एरिया में रख सकते हो। बाकी रही बात नॉट सो गुड डील की, तो भाई दिल्ली कैपिटल्स में तो दिल्ली में टकलू अंकल की सुप्रीमेसी में तू नॉट सो गुड डील ढूंढेगा? लाडले ज्यादा हो रहा है तेरा, गलत बात है ये। इनके में कोई बैड डील हो ही नहीं सकती, मतलब मुझे तो नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर एक ढूंढने वाली बात ही है तो भाई मुझे लगता है कि मैं लुंगी एनगीडी को बोलूंगा एट जस्ट 2 करोड़। और उसका सेम लॉजिक है कि भाई मैं इनको गेंदबाज मानता ही नहीं। मतलब मुझे पता है कि भाई अभी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में भाई ने बहुत विकेटें चटकाई, बट मैं नहीं मानता यार। मुझे तो लगता है कि लुंगी एनगीडी जैसे गेंदबाज बनते इसलिए हैं कि इनकी आप लुंगी खोल दो। सो इस हिसाब से तुम मान सकते हो भाई, वरना इनका ऑक्शन बहुत बेहतर गया था, कोई ऐसी खराब डील हुई नहीं है। लेकिन अगर सीरियसली भी थोड़ा सा देखो तो इनके पास स्टार्क थे, नटराजन थे, फिर आपके पास बैकअप में भी दुश्मन था, मुकेश, काइल जेमसन, आकिब भी थे। तो वैसे ही आपके पास न्यू बॉल का क्वालिटी बॉलर, आपके पास डेथ ओवर एक्सपर्ट भी थे। सो मुझे नहीं लगता कि कोई खास ज्यादा जरूरत थी, बस इसीलिए कह रहा हूं। बाकी अगेन दिल्ली कैपिटल्स में ऐसा कोई खराब डील है ही नहीं। सीएसके की बात करूं तो भाई इनके भी स्टील डील में मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज था, और एक बात और कहूंगा कि मुझे लगता भी नहीं है कि इस टीम में कोई खास बेहतर स्टील डील है। लेकिन हाँ, मैं कंफ्यूज था सरफराज खान और मैट हेनरी को लेकर। अब मुझे ये लगता है कि मैट हेनरी को मैं इसलिए पिक करूंगा क्योंकि 2 करोड़ के साथ जब आपने इस बंदे को उठाया है तो सिंपल एक आंकड़ा देख लो कि भाई मोस्ट इंटरनेशनल विकेट्स 2025 में किसने ली हैं। नंबर 2 पर मैट हेनरी का नाम आता है विथ एन एवरेज ऑफ 16.87। भाई ने 65 विकेटें चटकाई हैं। न्यू बॉल का गजब का गेंदबाज है, दोनों तरफ स्विंग करा सकता है। पेस शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे ये लगता है ना कि जब जॉश हेजलवुड आईपीएल में आए थे तो उनको लेकर भी यही बात कही जाती थी कि यार न्यू बॉल का गेंदबाज है, डेथ ओवर में कहाँ डाल पाएगा। बट हम सब लोगों ने देखा कि आरसीबी के लिए भाई हमारा हेजलवुड नहीं हेजल गॉड बन गया था, तो वो काम मैट हेनरी भी कर सकते हैं। अब डेफिनेटली मैं उनके लेवल पर कंपैरिजन नहीं कर रहा, पर इतनी बात समझ लो कि जितने ऑक्शन में ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें तो भैया अगर मैट हेनरी सिर्फ 2 करोड़ में आपको मिल जाए, इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड डील। और इसके बाद अगर रही बात नॉट अ गुड डील की, तो भाई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी यहां पर मैं फैला देता हूं। मारा जाएगा, पर मैं नाम रखूंगा सीएसके में कार्तिक शर्मा का, जिनको आप 14.2 करोड़ दे रहे हो। देखो मैं लॉजिक समझा देता हूं। 14.2 करोड़ मुझे थोड़ा ज्यादा अमाउंट लग रहा है। उसका रीजन यह है कि प्रशांत वीर का मैं फिर भी समझता हूं, लॉजिकली वो चीज थी कि आपको एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रविंद्र जडेजा की चाहिए ही थी, पर कार्तिक शर्मा के साथ वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का भी पंगा नहीं था, क्योंकि संजू सैमसन अब आपकी टीम में आ गए थे। वो फ्यूचर विकेट कीपर बल्लेबाज आपको मिल गया था। तो आपको अगर एमएस धोनी की रिप्लेसमेंट भी चाहिए थी तो ऑल यू नीडेड इज अ फिनिशर, नॉट स्पेसिफिकली अ विकेट कीपर फिनिशर। और उससे भी ज्यादा क्रेजी बात यह है कि ऑलमोस्ट सेम कैपेबिलिटी के खिलाड़ी जो स्मैट में लगभग सेम लेवल पर परफॉर्म भी कर रहे हैं, हो सकता है कि कार्तिक 19-20 से आगे हो, पर अगर आप देखोगे तेजस्वी दहिया को या फिर सालिल अरोड़ा को, तो ये सारे खिलाड़ी 3 करोड़ 1.5 करोड़ में गए हैं। एंड देन फॉर कार्तिक शर्मा 14.2 करोड़। ऑब्वियसली आपने अकेले तो स्पेंड किया नहीं है, मतलब सामने वाली पार्टीज भी इंटरेस्टेड थी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कार्तिक शर्मा पर आपने
टोटली उनके टैलेंट पर पंट लिया है। वहीं पर जब बात आती है प्रशांत वीर या फिर दूसरे खिलाड़ियों की तो वो ज़्यादा लॉजिक बनाता है एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इट माइट नॉट बी अ गुड डील एटलीस्ट फॉर दिस सीजन। हो सकता है आप आगे चलकर उन्हें ग्रूम करो और वो आपके बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाए और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि यही हो, पर एक बात है कि अगर एक ऑप्शन पिक करना है और थोड़ा सा एनालिसिस टीम का करना है तो आपको लॉजिक जरूर बैठेगा। इसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात ने ज्यादा आवा दे तो लाए नहीं क्योंकि इनको ऑक्शन में ज्यादा जरूरत थी भी नहीं और इसीलिए ऐसी कोई खास गुड बाई मुझे इस टीम की नहीं नजर आती। बहुत लोगों के जहन में डेफिनेटली हो सकते हैं जेसन होल्डर, पर मैं तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपोजिट चलने वाला हूं, उसका रीजन भी समझाऊंगा। लेकिन इनके पास जो बेस्ट बाई है वो है अशोक शर्मा एट जस्ट 90 लाख। अब स्मैट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 23 साल के हैं, रेगुलर 140 किलोमीटर प्रति घंटा डालते हैं, हैवी बॉल डाल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ 90 लाख में मिल जाना इज डेफिनेटली अ स्टील। और स्पेशली इसलिए स्टील है क्योंकि जिस टीम में थे राजस्थान रॉयल्स में उन्होंने ही गलती से रिलीज किया, फिर वो खुद बाई बैक करना चाहते थे, तो वो बताता है कि बंदे में दम है, बस राजस्थान से गलती हो गई थी लेकिन उसका फायदा गुजरात को मिला है 90 लाख में। मैं इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इनका प्राइस, स्पेशली इनके स्मैट की परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो उस हिसाब से तो ये स्टील है। और रही बात नॉट सो गुड बाई की, तो मुझे पता है कि मैं जब जेसन होल्डर का नाम लूंगा तो बहुत लोग ये कहेंगे कि उत्कर्ष भाई जेसन होल्डर ने हाल फिलहाल में अपनी T20 गेम बहुत इंप्रूव की है, बंदा लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी अच्छी कर रहा है और सबसे स्पेशली गेंदबाजी डेथ ओवर्स में भाई ने अलग तरीके के तर्कश में तीर डाले हैं, स्पेशली डेथ ओवर्स की गेंदबाजी उस बंदे की देखना, अगर इस सीजन उसने अपनी फॉर्म को रेप्लिकेट किया, भाई वो बंदा ना यॉर्कर्स डालता है और वो यॉर्कर्स कुछ इस तरीके की हैं कि वो स्विंग होती हैं, नकल बॉल जैसी अमेजिंग यॉर्कर नेल कर रहा है भाई साहब। तो अगर ऐसा कुछ वो आईपीएल में रेप्लिकेट कर जाए तो भाई ये गुजरात के लिए बहुत प्रॉफिटेबल सौदा है। बट स्टिल मुझे ये लगता है ना कि एक्चुअली में जब आपने इनके ऊपर 7 करोड़ लगाए तो वो जो मिडिल ऑर्डर में आप अपने आप को और इंप्रूव कर सकते थे वहां पर ये टीम नहीं कर पाई और इसलिए नॉट सो गुड बाई है। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि जेसन होल्डर को आपने खरीदा, पर मुझे ये लगा कि मिडिल ऑर्डर को और इंप्रूव करके फिर होल्डर लिया जा सकता था, वहां पर 7 करोड़ शायद थोड़े से ज्यादा लग गए। केकेआर की बात करूं तो इस टीम की बेस्ट बाई तो डेफिनेटली कैमरॉन ग्रीन है, पर हम बेस्ट नहीं स्टील की बात कर रहे हैं भाई। तो अगर दिल चुराने वाला कोई खिलाड़ी ये टीम लेकर आई है तो मुझे लगता है कि आप फिन एलन या फिर तेजस्वी दहिया में से किसी एक को पिक कर सकते हो, पर मैं जाऊंगा तेजस्वी दहिया के साथ विद एन अमाउंट ऑफ 3 CR। अब मुझे लगता है ना कि आप इनके साथ प्लेइंग 12 में डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही क्वालिटी फिनिशर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज क्वालिटी फिनिशर हो रेयर क्वालिटी होती है। ऐसी क्वालिटी के लिए 14.2 करोड़ चेन्नई लगाती है, पर केकेआर ने स्मार्टली ये काम किया है और तेजस्वी को सिर्फ 3 करोड़ में एक्वायर किया है। याद रखना भाई ने डीपीएल में तबाही मचा दी थी, 10 पारियों में 339 रन बनाए थे विथ एन एवरेज ऑफ 48 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 190 और इनका स्मैट भी काफी अच्छा गया है, 56 की एवरेज 168 के स्ट्राइक रेट से 113 रन बनाए हैं 4 पारियों में। सो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि तेजस्वी दहिया इज डेफिनेटली अ स्टील और अगर स्टार्टिंग 12 में ही ये आपको स्टार्ट करते नजर आए ना सीजन में तो ज्यादा शॉक मत होना। रही बात नॉट सो गुड बाई की, तो ये बात तो अब बच्चा बच्चा जानता है, मेरे जहन में एक ही नाम आएगा, मुस्तफिजुर रहमान विथ एन अमाउंट ऑफ 9.2 करोड़। सीधी बात बोलूं, आप बैकअप में 9.2 करोड़ नहीं लगाते, एक लाइन में खत्म कर दो भाई। स्पेशली वो आईपीएल के 8 से 10 दिन मिस भी करने वाले हैं और फिर इस बैकअप को तैयार करने के लिए आपने अपने स्टार्टिंग 12 के कुछ स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों को ऑक्शन में जाने दिया, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर मूव आपके लिए कहीं से नहीं था एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड डील। बात करूं अगर लखनऊ की तो बस इतना कह सकता हूं कि इनके लिए क्या स्टील डील, ये तो ऐसे खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं कि वो इनसे पैसे स्टील करके लेकर चले जाएंगे और फिर आईपीएल खेलने आएंगे भी नहीं। इंजर 12 जो आपने बनाई है उसमें कौन कितना अवेलेबल रहेगा, कितना खेलेगा और पैसे तो आप भैया बेतहासा लुटा रहे हो, तो खाहे की स्टील डील। खैर अगर एक नाम मुझे पिक करना होगा तो यार वो डेफिनेटली होंगे वनिंदु हसरंगा एट जस्ट हिज बेस प्राइस। आपको ना सिर्फ केवल एक लेग स्पिनर का ऑप्शन मिला, एक अच्छा फील्डर मिला, बल्कि बैट के साथ भी वो इतने बुरे नहीं है, लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जो बाइज है वो इतनी खराब नहीं रही है, इनकी रिटेंशंस पर थोड़े से ज़्यादा सवाल थे, लेकिन अगर इनकी नॉट सो गुड बाई की बात करूं तो डेफिनेटली वो जॉश इंग्लिश रहे हैं विथ एन अमाउंट ऑफ 8.6 करोड़। आई मीन मेरे लिए तो ये क्रेजी है क्योंकि शायद वो सिर्फ 4 मैचेस खेलें, अभी कुछ फाइनल नहीं है, ज़्यादा भी खेल सकते हैं, बट जितना हमें पता है वो यही है कि वो 4 मैचेस खेलेंगे, तो इट डज नॉट मेक सेंस फॉर 2026। और अगर आप कोई बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग टीम होते, आपको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है 2027 में जाते हुए हम फ्यूचर देखते हैं, देन इट मेक्स सेंस। जब आपकी 2026 की टीम तो सेटल हो नहीं रही है और 2027 के लिए आप 8.6 करोड़ लगा दो, दैट्स जस्ट प्लेन स्टूपिड फॉर मी। तो मुझे लगता है कि दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड बाई। अगर ये आपके लिए सिर्फ 4 मैचेस खेल रहे हैं, क्योंकि अगर उन 4 मैचेस में इस बंदे ने 400 रन भी बना दिए ना, फिर भी आपको टूर्नामेंट नहीं जिता रहे हैं, एंड दैट्स द एग्जैक्ट माय पॉइंट कि जब कोई प्लेयर पर आप इतने पैसे लगा रहे हो और आपको पता है कि वो हमारे लिए मैच विनर साबित होगा ही नहीं पूरे सीजन, मतलब गारंटीड है कि ये बंदा तो नहीं होगा और चाहे जो हो जाए क्योंकि खेलेगा ही नहीं,
तो फिर सेंस नहीं बनता। इसके बाद अगर मुंबई इंडियंस टीम की बात करूं तो बस इतना समझना कि कोई एक टीम अगर ऑक्शन में सिर्फ 2.75 करोड़ रुपए लेकर आ रही है और उसके बाद उस टीम को एक ऐसा खिलाड़ी उसके बेस प्राइस 1 करोड़ पर मिलता है जिसने आईपीएल के कुछ 115 मैचेस खेले हैं, लगभग 3,309 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 134 का है और एवरेज 30 की, तो क्या आप इसे स्टील बोलोगे? अगर बोलोगे तो बोल दो, मैं बात कर रहा हूँ क्विंटन डी कॉक की, बिकॉज दैट वाज अ डैम फकिंग स्टील। हम सबके सामने अंबानी साहब ने चोरी कर ली। मैं कहता हूँ प्रूफ है हमारे पास। कहाँ ये मीडिया कह रही है कि चोरी हुई है, हमें नहीं पता। ये लो, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। अंबानी साहब ने भरे ऑक्शन में चोरी की थी भाई। दैट वाज अ स्टील डील एंड फॉर दैट भाई इस टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अगर रही बात नॉट सो गुड डील की, तो मैं बस इतना कहूँगा, ऑनेस्टली आई हैव नन। मैंने पूरी टीम देखी, मुझे एक भी नहीं नजर आया, तो भाई क्यों बोलूँ मैं। बस इतना कह सकता हूँ कि अगर रिटेंशन में एक नाम लेना होता ना तो मैं दीपक चहर का ले लेता भैया, लेकिन ऑक्शन में तो कुछ नहीं है। पंजाब किंग्स की बात करूं तो मुझे लगता है इतनी सेटल टीम थी कि इनको ऑक्शन में ज्यादा कुछ करना था नहीं और इन्होंने किया भी नहीं। आई मीन थोड़ा बहुत कर भी सकते थे, पर अगर ज्यादा कोई स्टील डील नहीं, पर अगर बेस्ट डील की बात करूं तो कूपर कॉनली का नाम मैं रख सकता हूं। 3 करोड़ में आपने खरीदा है, एक लेफ्ट हैंडर है, मोर देन हैंडी ऑफ स्पिनर है, तो मुझे लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल की जो आपको रिप्लेसमेंट चाहिए थी, ग्लेन मैक्सवेल से सस्ते दाम में आपको मिल भी गई। सो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि कूपर कॉनली, जो कि इतने फ्लेक्सिबिलिटी वाले ऑप्शन देते हैं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक कहीं भी बल्लेबाजी करे, आई थिंक ही इज एन अपग्रेड ओवर मैक्सवेल। स्पेशली मैक्सवेल की जिस तरीके की आईपीएल फॉर्म रहती है, तो वो चीज आप कंसीडर कर सकते हो, बट ऐसा कोई खास स्टील डील नहीं थी। लेकिन अगर इनकी नॉट सो गुड डील बोलूं तो वो हो सकते हैं बेन डॉशियस, जिन पर आपने 4.4 करोड़ लगाए। अब मतलब ये तो वही बात है ना कि रिकी पॉन्टिंग अगर आपकी टीम के हेड कोच है तो फिर ऑस्ट्रेलिया अमीर बनाओ योजना तो आईपीएल में चलती ही रहती है, तो फिर भारत के पैसे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर तो कराने ही रहते हैं, तो फिर उन्होंने बेन डॉशियस को भी जरिया बना लिया। बट अगेन यार, अगर आप ये देखोगे कि फर्गसन में भी अवेलेबल ना हो फॉर द एंटायर आईपीएल और फिर आपके पास सिर्फ जेवियर बार्टलेट ही बचते, तो आपको वहां पर अगर एक बैकअप और मिल गया बेन डॉशियस में, देन इट सडनली मेक्स सेंस। पर मुझे लगता है कि और अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे इन दी ऑक्शन। राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो इस टीम ने शायद ऑक्शन में तो नहीं, पर भैया ट्रेड में बहुत सी स्टील की हैं। लेकिन अगर एक नाम मुझे ऑक्शन से भी उठाना रहेगा, मैं उठाऊंगा विघ्नेश पुथुर का। कोई बात नहीं कर रहा, पर भाई सिर्फ 30 लाख में इस टीम ने अपने स्पिनर का बैकअप स्पिनर जो है टीम में ला दिया है। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अपनी पेस को थोड़ा सा इंप्रूव किया ना, तो भाई ये बहुत खतरनाक आपके लिए लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर बन सकता है। और स्पेशली इनके स्मैट के आंकड़े भी इस सीजन बहुत अच्छे हैं। अब मुझे लिटरली समझ नहीं आया यार कि मुंबई इंडियंस ने आखिर इस खिलाड़ी को क्यों रिलीज किया। अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का ये उभरता सितारा था पिछले सीजन तक। उसके बाद टीम ने इन्हें रिलीज किया ये बोलकर कि ये मेडिकल ग्राउंड पे फिट नहीं है और हम इनकी मेडिकल कंडीशंस का पूरा ख्याल रखेंगे और फिर आगे चलते हुए आईपीएल में अपनी टीम में इनको फिर से जोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि ये बंदा तो फिट है, ये तो स्मैट खेलता नजर आ रहा है। स्मैट में बंदे ने परफॉर्म किया और उसके बाद राजस्थान ने सिर्फ 23 लाख में उठा लिया, जिसका मतलब यह है कि एमआई ने इनको बाई बैक करने के लिए अटेम्प्ट भी नहीं किया है। क्या है उसके पीछे का कारण, क्या है उसके पीछे की मिस्ट्री, आई हैव नो आइडिया। अब इन्होंने अंबानी साहब के साथ ऐसा क्या गलत कर दिया कि अंबानी साहब इतने भड़क गए। पर मुझे इतना पता है कि भाई ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत प्रॉपर स्टील है। नॉट सो गुड डील की बात करूं तो ऑक्शन में कोई नहीं है फॉर श्योर, लेकिन हाँ आपके लिए मुझे लगता है कि ट्रेड में ज़रूर हो सकते हैं। मतलब इसी ट्रेड में आपने स्टील भी की है और नॉट सो गुड डील भी की है। समझदार को इशारा काफ़ी है, समझने वाले को इशारा काफी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आरसीबी टीम के बारे में, तो इस पूरी स्टील डील की लिस्ट में अगर मेरे को एक खिलाड़ी स्टैंड आउट पिक करना होगा जो सबसे बेहतर डील थी किसी टीम की, तो वो आरसीबी ही थी। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग अब ये सोचने लगे हैं, उत्कर्ष भाई ये क्या है यार, वो समय कहाँ गया जब आरसीबी की लोग बुराइयां करते थे। लोग कहते थे कि आरसीबी ये टीम है, वो टीम है, कभी ट्रॉफी नहीं जीती, तुम लोग बस इस साल कप नमदे करते रहो। और हम लोग थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते थे, कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा बवाल होता था। अब हर बात पे तो आप लोग आरसीबी की तारीफ कर देते हो, पर भाई मैं क्या करूँ, आरसीबी काम ही ऐसे कर रही है। कांड ये करते नहीं है, जहाँ कांड करने जाते हैं वहाँ पर भी अच्छे कर्म हो जाते हैं। अब भाई इस टीम ने जैकॉब डफी को 2 करोड़ में उठाया है। याद है मैं सीएसके वाले में कह रहा था कि मोस्ट इंटरनेशनल विकेट्स उठाकर देख लो, नंबर 2 पर मैट हेनरी आता है, 2 करोड़ दिए हैं, इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है। उस लिस्ट में नंबर 1 पर पता है कौन आता है? जैकॉब डफी आते हैं, जिन्होंने 81 विकेटें इस साल चटकाई हैं विद एन एवरेज ऑफ 17.47, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इनसे ज़्यादा विकेटें इस सीज़न किसी ने चटकाई ही नहीं। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले तक नंबर 1 T20I बॉलर थे, वो तो अपने वरुण भाई ने अभी कुछ ही दिन पहले ओवरटेक किया है। और ये बंदा पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करता है, बहुत अच्छी वेरिएशन डेथ में रखते हैं। भाई इस बंदे पर मैं लिटरली शॉक था कि किसी और टीम ने बिड ही नहीं किया। दैट वाज अ प्रॉपर स्टील, स्पेशली जब मतीशा पथिराना जैसे खिलाड़ियों पर टीमों ने 18 करोड़ लगा दिए।
मतलब स्टील कह रहा हूँ, और कितना स्टील बोल दूं। फिर चाहे जॉर्डन कॉक्स हो या फिर जैकब डफी हो, आरसीबी हैज कुक्ड इन दी ऑक्शन। और रही बात नॉट सो गुड डील की, तो हो सकता है आप ये कहो कि मंगेश यादव पर 5.2 करोड़ लगाना, उत्कर्ष भाई थोड़ा सा ओवर स्पेंट हो गया, इतनी बेहतर डील नहीं है। मैं मे भी एग्री भी कर जाऊं, पर वही बात है कि इस टीम की रिक्वायरमेंट थी कि आपको लेफ्ट आर्म पेसर यश दयाल की रिप्लेसमेंट एक अच्छा खिलाड़ी चाहिए था। हाँ, वहां पर आप कह सकते हो कि थोड़े से पैसे ज्यादा लग गए हैं, पर उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इनकी कोई बैड डील है। इनको हर जगह एक स्लॉट फिल करना था। ये है कि अगर वो 5.2 करोड़ इतने ज्यादा पैसे उधर ना लगे होते तो मे बी एक स्पिनर और बेहतर इंप्रोवाइज किया जा सकता था। लेग स्पिनर की मैं बात कर रहा हूं। अदर देन दैट दे हैव लिटरली कुक्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैदराबाद की बात हो तो इतनी बात की तो गारंटी है कि जितने यंगस्टर्स इस टीम ने उठाए हैं उनमें से कोई ना कोई तो रॉ टैलेंट निकलकर बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। पर फिर भी अगर मुझे कोई स्टील डील कहनी होगी तो दो खिलाड़ियों में मेरे को तगड़ा डाउट था। एक है सालिल अरोड़ा एट जस्ट 1.5 करोड़ और दूसरे हैं क्रैंस फुलेत्रा। 30 लाख में क्रैंस फुलेत्रा को ये टीम लेकर आ रही है। हेनरिच क्लासन जैसे स्पिनर्स को तोड़ देने वाले, तबाह कर देने वाले, करियर एंड करने वाले खिलाड़ियों ने इस गेंदबाज की तारीफ की है। लेकिन मैं सालिल अरोड़ा को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उनकी काबिलियत हम सब लोगों ने देखी है। भाई इस मैच में लिटरली बंदे ने तबाही मचा दी, सबसे ज्यादा छक्के लगाए, तोड़ दिया गेंदबाजों को इस सीजन। और उसके बाद अगर सिर्फ 1.5 करोड़ में आपकी टीम का एडिशन हुए हैं, स्पेशली वो टीम जो तबाही मचाने के लिए ही जानी जाती है, आपके लिए तो प्रॉपर स्टील है, इसमें तो कोई संदेह ही ना है। वहीं पर नॉट सो गुड डील आप सबको पता है, एक ही नाम होगा, वो है लियाम लिविंगस्टन का। क्योंकि आपको हमेशा पता होता है कि अगर आप इस बंदे पर इतने पैसे लगा रहे हो, 13 करोड़ रुपए, यू नो द रिस्क, यू नो द गेम, यू नो द मैथ, कि ये चल गए तो चल गए, नहीं चले तो फिर आपके एल लग गए। इनफैक्ट मुझे पता है कि इनकी 2025 की फॉर्म बहुत ही इंप्रेसिव रही है, पर रियलिटी यह है कि अगर आप इनके IL T20 के इस सीजन के भी आंकड़े उठाकर देखोगे तो भाई ने ना सिर्फ 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है इस IL T20 और हाल फिलहाल में 9 पारियों में 200 रन बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 149 फॉर श्योर। लेकिन एवरेज इनकी 25 की रही, जिसमें से 2 पारियां वो थी, एक 48 गेंदों पर इन्होंने 76 जड़ा और फिर वो पहला मैच था जब इन्होंने 38 गेंदों पर नाबाद 82 की पारी खेली थी फॉर ADKR। उसके अलावा ये पूरे सीजन स्ट्रगल ही करते नजर आए हैं एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ लियाम लिविंगस्टन। ये आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे देना तो इससे बड़ा प्लेयर आपको मिलेगा ही नहीं, पर वही दिक्कत है कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2025 का सीजन इनका ओवरऑल भी जिस तरीके का गया है, अगर वैसा भी इन्होंने IPL में कर दिया ना तो मैं कहूंगा हैदराबाद का फुल पैसा वसूल है, क्योंकि उनको इस तरीके के खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट थी और उनका स्टेडियम ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट भी करता है क्योंकि बहुत ही फ्लैट सर्फेस है और रन वहां पर धड़ल्ले से बनते हैं। तो गुड लक टू हैदराबाद, गुड लक टू लिविंगस्टन एंड होपफुली ये परफॉर्म करें, क्योंकि अगर कर गए तो बहुत गुड बाई है, लेकिन अगर नहीं किए तो नॉट सो गुड बाई नहीं, शायद वर्स्ट बाई की भी लिस्ट में आ जाए। खैर ये रहा सभी 10 टीमों को लेकर मेरा अपना एनालिसिस। आपका क्या है? आपको क्या लगता है कि आपकी टीम की स्टील क्या है और थोड़ा सा बैड डील कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताओ। इस तरीके की इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फैमिली का हिस्सा बनो। एम रखते हैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।